हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से यूजीसी नेट मैनेजमेंट के यूनिट 5 के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए थे हमारे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं डिविडेंड थ्योरीज से। ठीक है, तो डिविडेंड थ्योरीज की शुरुआत करें तो उससे पहले हम लोग पढ़ ले कि डिविडेंड क्या होता है। अलग अलग संस्थानों ने डिविडेंड को डिफाइन किया है, जिसमें ICAI जो एक मानक संस्था है हमारा, उसने डिफाइन किया है डिविडेंड को ए डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्ड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। यानी डिविडेंड जो है एक प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर के साथ शेयर किया जाता है, साझा किया जाता है, तो वो आपका जो है डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, मतलब कि डिविडेंड को हिंदी में लाभांश भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप जिस किसी भी बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी आप रन कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशंस के थ्रू आपके सर्विस जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू, या जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके थ्रू जो टोटल अर्निंग हो रहा है, तो उसका एक हिस्सा जो कि आपके खर्च के बाद और जो और भी अदर एक्सपेंडिचर है उसके बाद में जो आपके पास आ रहा है, उससे आप जब शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज डिविडेंड। अब इस पे अलग अलग पॉलिसीज बनाए गए हैं, इसके थ्योरीज भी हैं। आइए अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डिविडेंड पॉलिसी, इट इज ए फाइनेंशियल डिसीजन दैट रेफर्स टू proportion of the firm's earning to be paid out of the shareholder। यानी जैसा कि हमने चर्चा किया ऊपर में कि डिविडेंड पॉलिसी उस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि आप किसी भी बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उस बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, टोटल ऑपरेशंस के बाद, टोटल एक्सपेंडिचर के बाद किस तरह की अर्निंग है आपको, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है डिफाइन करते हैं कि हाउ मच money, how much capital, how much asset I have to distribute with shareholder. That can be decided under dividend policy. Okay, got it. Then इसके अलग अलग डिटर्मिनेंट्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, लाइक these are the factors on which dividend policy is dependent. There are various determinants of dividend policies. ठीक है, like types of industry, in which industry you are dealing. Like during pandemic, we observed that every production industry is under lockdown pressure, but parallelly we observe that IT sector is growing, so the earning of production sector or this industry which is dependent on labor is highly affected and negatively affected due to pandemic. But similarly, IT industry is not affected as प्रोडक्शन इंडस्ट्री। सो अब डिविडेंड पॉलिसी का जो मॉडल होगा दोनों के लिए डिफरेंट होगा, तो इसीलिए अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हैं इसके। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, एज ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन का एज क्या है। लाइक अगर इनिशियल फेज में आपको कंपनीज होते हैं तो उनकी पॉलिसी होती है कि दे डिसाइड इनिशियल फर्स्ट 5 ईयर, फर्स्ट 10 ईयर दे डू इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, यानी कि वट एवर दे अर्न फ्रॉम देयर सर्विस और प्रोडक्शन और सेलिंग, बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, द अर्निंग will be reinvested to make organization large, to make organization stable. But parallelly we observe that if company is stable, already company have serving in the industry with 25 years, 50 years, like they have a stable model, then they decide dividend policy according to the age of the corporation. ठीक है, got it. Need for additional capital, extent of share distribution, business cycle, legal constraints, ट्रेंड्स ऑफ प्रॉफिट, टैक्स पॉलिसी, फ्यूचर रिक्वायरमेंट, कैश बैलेंस। यानी कुल मिलाकर के इन शॉर्ट, इफ you
want to understand that determinants of dividend policy is all about you have to taking care of each and every concern which is related to your organization, which is related to production, which is related to service. And also there are various conditions, there are various environment, there are various situations on which the rate of production, demand of service, demand of your item, demand of your product will be changed. So you have to pay care and pay attention on the concern which is here mentioned as a determinants. ठीक है, got it? आगे इसमें हम लोग पढ़ते हैं आपको जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज के बारे में। तो एक रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी होता है। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी क्या है? इफ अर्निंग इज हाई इन्वेस्टर गेट लार्जर डिविडेंड, इफ लर्निंग इज लो इन्वेस्टर गेट लो और मे नॉट रिसीव डिविडेंड। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी में एक तरीके से ये है कि आपको ये डिसाइड किया जाता है आपके डे टू डे एक्टिविटी के बेसिस पे। अगर अर्निंग अच्छा है, इफ अर्निंग इज लार्ज देन शेयर होल्डर विल गेट लार्जर डिविडेंड। अगर लर्निंग लो है तो शेयर होल्डर विल गेट लो और मे नॉट रिसीव डिविडेंड। ठीक है, दैट इज रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी भी इसी का एक पार्ट है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में है कि अंडर दिस सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, सर्टेन डिविडेंड पॉलिसी के अंदर में जो होता है हम लोग फिक्स करते हैं कि सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो है रेगुलरली शेयर होल्डर को मिलता है। ये पॉलिसी बेहतर भी माना जाता है, इसलिए भी माना जाता है कि आपका एक ट्रस्ट जो है वो बना होता है शेयर होल्डर के साथ। प्लस में क्या है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड अगर आप एलोकेट करते हैं अपने शेयर होल्डर को, तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो मार्केट वैल्यू होती है, आपकी जो ब्रांड इमेज होती है, वो भी मार्केट में अच्छा होती है। सपोज आप किसी एक्स कंपनी को रन कर रहे हैं, ठीक है, अब उस एक्स कंपनी में राम ने श्याम ने पैसा लगाया, राम ने श्याम ने वाई अमाउंट आप में इन्वेस्ट किया। अगर वाई इन अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद अगर उसे डिविडेंड पर ईयर अगर आप दे रहे हैं y/2 y/8 कोई भी एक पार्ट उसका इंटरेस्ट के फॉर्म में, जिस फॉर्म में भी हो सकता है, आप दे रहे हैं, तो एक ट्रस्ट है। प्लस में ये है कि उसकी एक्टिविटी भी इफेक्टेड नहीं होगी, फर्दर वो अट्रैक्ट होगा और भी ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आप में। तो एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी भी एक जो है इसी का हिस्सा है। रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी जो है वो भी किसका पार्ट है? बेसिकली रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी जो है इसके अंदर में हम लोग अंडर दिस पॉलिसी द कंपनी पे आउट डिविडेंड फ्रॉम व्हाट रिमेन्स आफ्टर द कंपनी हैज पेड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल। बेसिकली जो रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी है ये काफी प्रैक्टिकल है और आज के समय में जो है वो मैक्सिमम कंपनी इसको फॉलो करता है। रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी जो है इसके अंतर्गत जो पैसा सारे तरह के खर्चे करने के बाद बचे हैं वही बटेगा, यानी सारे खर्च लेन देन के बाद जो बचेगा वही बटेगा। कुल मिलाकर रेसिडुअल डिविडेंड पॉलिसी के अंदर में यही मेंशन है। ठीक है, डिविडेंड थ्योरीज में आपको दो बेसिकली इसका पार्ट है, एक रिलेवेंसी थ्योरी और एक इरेलेवेंसी थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी के अंदर वाल्टर मॉडल्स है, गॉर्डन्स मॉडल है। इरेलेवेंस थ्योरी के अंदर में मोदी, गिलानी एंड मिलर हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। ये है क्या वाल्टर मॉडल? क्या है वाल्टर मॉडल को पहले तो दिया है प्रोफेसर जेम्स ई वाल्टर साहब ने। 2 फैक्टर इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ द शेयर। इनका कहना यह है कि शेयर के प्राइस को 2 फैक्टर है जो आपको प्रभावित करता है। डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑफ द कंपनी एंड रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Dividend payout ratio of the company and relationship between internal rate of return and cost of capital K। assumption क्या है इनका वो समझते हैं।
अजम्पशन है इनका वाल्टर मॉडल का, all the financing is done through the retained earning, no external financing is used. हालांकि एक बात मैं बता दूं कि जितने भी एजम्पशन है, हो सकता है कि प्रैक्टिकली आज के समय में इम्प्लीमेंट ना होता हो, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप एजम्पशंस को ध्यान में रखिएगा। एजम्पशंस ऑफ दिस मॉडल में पहला तो ये हो गया कि जितनी भी फाइनेंसिंग होती है रिटर्न अर्निंग के थ्रू होती है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। द फर्म हैज कांस्टेंट रिटर्न एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। द फर्म हैज 100% पे आउट और रिटेंशन, द फर्म हैज कांस्टेंट ईपीएस एंड डिविडेंड, द फर्म हैज ए वेरी लॉन्ग लाइफ, ठीक है। ये आपका एजम्पशन है, इसी का फॉर्मूला भी है। और आर एंड के जो हम लोगों ने रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो पढ़ा है, इसके रिलेशनशिप के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। आपको पे आउट का इंक्रीज डिक्रीज का, डिविडेंड पे आउट का जो है क्या रिलेशन होगा, अगर आर बड़ा होगा के से, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ फर्म डिक्रीज होगा, वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होगा। यानी आर और के ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के जब होगा तो किस तरीके से डिविडेंड पे आउट पे इसका असर पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू की उस समय क्या कंडीशंस होगी, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, वो इसके थ्रू हम लोगों ने डिफाइन किया है, ठीक है। गॉर्डन्स मॉडल को पढ़ते हैं। गॉर्डन्स मॉडल को, इनका पूरा नाम है मायरून गॉर्डन, जिन्होंने इस पॉलिसी को दिया है। ये पॉलिसी जो है अज्यूम करता है कि डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म अफेक्ट्स इट्स वैल्यू। बिल्कुल गॉर्डन साहब का ये जो अजम्पशन है बिल्कुल ट्रू है। डिविडेंड पॉलिसी ऑफ ए फर्म अफेक्ट्स इट्स वैल्यू, बिल्कुल। आपका डिविडेंड पॉलिसी कैसा है कंपनी का, उससे आपके मार्केट इमेज पे फर्क पड़ता है। अगर आपका डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल है, अगर आपका डिविडेंड पॉलिसी ऐसा है जिससे आप इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, जो शेयर होल्डर हैं उनमें ट्रस्ट डेवलप कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप में आपकी जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ होगी। तो वैल्यू को अफेक्ट करता है गॉर्डन्स आपका कहना, ठीक है। अजम्पशन है अलग अलग गॉर्डन्स मॉडल का। जैसे अजम्पशन है द फर्म इज एन ऑल इक्विटी फर्म, द फर्म हैज नो एक्सटर्नल फाइनेंस, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा वाल्टर्स मॉडल में भी कि कोई एक्सटर्नल फाइनेंस नहीं होता। के कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड आर रिटर्न आर कांस्टेंट, द फर्म हैज परपेचुअल लाइफ, परपेचुअल मतलब होता है कि मतलब कभी नहीं मरेगा, सतत हमेशा चलता रहेगा। देयर आर नो टैक्सेस, हालांकि ऐसा है नहीं प्रैक्टिकली। कांस्टेंट रिटेंशन रेशियो जी इज इक्वल टू बी आर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन ग्रोथ रेट, के ई ग्रेटर देन पी आर। ये कुछ जो है एजम्पशंस हैं आपके गॉर्डन मॉडल के, ठीक है। रिलेशनशिप है, अगर आर ग्रेटर देन होगा के से, आर लेस देन होगा के से, आर इक्वल टू होगा के से, अगर आर आपको रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, अगर आर बड़ा होगा के से तो प्राइस पर शेयर डिक्रीज होगा, के बड़ा होगा आर से तो प्राइस पर शेयर इंक्रीज होगा, अगर इक्वल टू है तो नो चेंज, ठीक है। तो ये आपको गार्डन मॉडल सब है, मोदी गिलानी एंड व्हीलर model. According to under a perfect market condition, the dividend policy of the company is irrelevant and it does not affect the value of fund, that is wealth of the shareholder. साहब का जो मॉडल है, इनका जो कहना है वो ये है कि परफेक्ट मार्केट कंडीशन में द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी इज इररिलेवेंट एंड इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। बिल्कुल अगर कह सकते हैं सही भी है। परफेक्ट मार्केट कंडीशन में एक्चुअली होता क्या है, परफेक्ट मार्केट कंडीशन में आपको जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इन द सेंस कि आप जितना बेच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसी का आपको मुनाफा मिलता है, उसी का हिस्सा आपको जो है वो मिलता है, जिस तरीके से जिस फॉर्म में भी आपको मिलना हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनका जो मॉडल है कई जगह पे आज भी जो है प्रैक्टिकली मार्केट में सही भी होता है कि एक परफेक्ट मार्केट कंडीशन हो जब, तो डिविडेंड पॉलिसी जो होती है कंपनी को इररिलेवेंट हो जाती है, कोई अफेक्ट नहीं करता है फर्म के वैल्यू पे। इनका एजम्पशन है अलग अलग। परफेक्ट कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर आर रेशनल, देयर आर नो टैक्सेस, the firm has fixed investment policy, no risk और uncertainty, हालांकि ऐसा होता नहीं है, रिस्क और uncertainty तो होती है। one discount rate is appropriate for all securities and all the period, all the time periods, ठीक है। आपको वर्ड इन हैंड थ्योरी मैरून गॉर्डन और जॉन लिंटर ने दिया है। गॉर्डन आर्ग्यू दैट डिविडेंड इन द हैंड इज वर्थ मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
ए फ्यूचर डिविडेंड। बिल्कुल सही फरमाया है। वर्ड इन हैंड थ्योरी आप इस तरीके से समझ लीजिए कि चिड़िया आपके हाथ में हो। चिड़िया आपके हाथ में हो मतलब क्या, चिड़िया चिड़िया बेसिकली इससे इसका क्या होता है, आप सिंबॉलिक अगर आप देखेंगे तो चिड़िया जो है वो उड़ती रहती है, घूमती रहती है, फिरती रहती है, मतलब कि आप उसको कैद करके नहीं रख सकते हैं। आप उसको एक जगह पर आप अगर सोचिए कि बांध करके हम रख ले तो नहीं रख सकते हैं। और अगर चिड़िया आपके हाथ में हो तो सोचिए ज्यादा बेहतर है ना कि कोई चिड़िया जो आकाश में उड़ रही हो और उसमें भी अलग अलग पेड़ों पे चल जा रही हो, अलग घरों पे चल जा रही हो, उससे बेहतर है आपके हाथ में हो। इसका सिंबॉलिक है कैश का। इट इज जस्ट लाइक ए कैश। कैश कोई अगर आपके हाथ में नहीं है, कैश मार्केट में, तो कहीं भी जा सकता है, किसी व्यापारी के पास, किसी संस्था के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है। तो उसे आप इस तरीके से समझे, ठीक है। तो वर्ड इन हैंड थ्योरी जो है इसके थ्रू यही आर्ग्यू करते हैं कि डिविडेंड इन द हैंड इज वर्थ मोर। जो लाभांश आपके हाथ में है उसकी ज्यादा कीमत है, मोर देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर डिविडेंड, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा उससे ज्यादा वर्दी है कि डिविडेंड आपके हाथ में अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। आपको लिंटर्स मॉडल है, फिर लिंटर साहब ने दिया है मॉडल, जॉन लिंटर ने 1956 में दिया था। प्रपोज्ड लिंटर मॉडल फॉर कॉर्पोरेट डिविडेंड पॉलिसी दैट फोकस ऑन टू कोर नोटेशन, कंपनी टारगेट पे आउट रेशियो, स्पीड एट विच करंट डिविडेंड एडजस्ट टू द टारगेट, ठीक है। डिविडेंड टी के लिए फॉर्मूला भी दिया इन्होंने, के प्लस पी सी, टारगेट डिविडेंड T1, डिविडेंड T1 माइनस 1 प्लस ET, ठीक है। तो आज हम लोगों ने डिविडेंड पॉलिसी थ्योरी के बारे में विस्तार से पढ़ा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आप इतना भी देखकर जाएंगे तो इससे जो एक दो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आप उस सवाल को कर सकते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में। आप अगर इसका PDF नोट चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।